चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे साइंस वाले हिस्से से। फर्स्ट न्यूज़ आई है सॉन्ग स्पैरो के बारे में। सॉन्ग स्पैरो जो गाना गाती हैं, चहचहाती हैं, उनकी प्लेलिस्ट से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। बताया जा रहा है कि एक नया अध्ययन है जिसमें ये पता लगाया गया है कि जो मेल सॉन्ग स्पैरोस रहता है, एक प्रकार से कॉमन बर्ड की प्रजाति है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डेलिब्रेटली सफल देयर रिपेटोरिन। यहाँ जो वर्ड आया है रिपेटोयर, इसका मतलब होता है कि वो जो अब गाना गाकर जो प्रदर्शन दिखाती है, प्रदर्शनों की उसको हम लिस्ट बोलते हैं। शफल देयर रिपेटायर ऑफ सॉन्ग व्हेन वूइंग फीमेल्स, मतलब कि जब वो फीमेल्स को क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है, तो उस टाइम में उसके गानों में वो फेरबदल कर देता है। ठीक है। अब रीजन बताया जा रहा है कि आखिर ये मेल ऐसा करता क्यों है। ठीक है, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि फीमेल में अपना इंटरेस्ट जगा सके। द स्टडी पब्लिश इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी shows दैट सिंगिंग मेल्स कीप ट्रैक ऑफ ऑर्डर ऑफ द सॉन्ग्स। ठीक है, सिंगिंग मेल्स कीप ट्रैक ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सॉन्ग्स एंड हाउ लॉन्ग दे आर संग फॉर अबाउट 30 मिनट। बताया जा रहा है कि अपने ट्रैक को बनाए रखते हैं गाने वाले, कितना लंबा गा सकते हैं, तो 30 मिनट तक ये गा सकते हैं। तो ये स्टडी हमने देखा था सॉन्ग स्पैरो प्लेलिस्ट से रिलेटेड। इसके बाद सॉन्ग स्पैरो से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सॉन्ग स्पैरोस आर फाउंड इन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ ओपन हैबिटाट। ठीक है, ये ओपन वाले हैबिटाट, विशाल वैरायटी ऑफ ओपन हैबिटाट में पाए जाते हैं। ठीक है, हैबिटाट मतलब होता है आवास स्थल, जिसमें शामिल है टाइडल मार्सेस, ठीक है, दलदल इलाका भी हो सकता है, आर्कटिक ग्रासलैंड हो सकते हैं, डेजर्ट वाले स्क्रब में, पिनियन पाइन फॉरेस्ट में, एस्पेन पार्कलैंड्स में। इसके अलावा पायरियारी शेल्टर्ड बेल्ट, ये एस्पान पार्कलैंड एक जगह का नाम है। ठीक है, और ये प्रेरी के बारे में आपने सुना होगा ना, जियोग्राफी पढ़े हैं तो। प्रेरी के जो शेल्टर बेल्ट है वहाँ पर पाई जाती हैं, पैसिफिक रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, चापरल एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, इसके अलावा ओवरग्राउंड पास्चर में, फ्रेश वाटर मार्श लेक एंड लेक एज में, फॉरेस्ट एज में और सबरब्स में। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सोलर स्ट्रॉम से रिलेटेड, मतलब कि सौर तूफान से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा सूर्य है बहुत सारी गर्म गैसों से मिलकर बना रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है यहाँ पर। ठीक है, इनके कंबाइन रूप को यहाँ पर प्लाज्मा नाम दिया गया है, जो सूरज की कोर के आसपास होते हैं। कई बार सूरज की सरफेस पर ऐसे कुछ व्यवधान आ जाते हैं और जिससे ऐसी कुछ घटना होती है जिसके कारण सूरज की बाहरी परत, जिसको हम हेलियोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर विशाल ऊर्जा का महाविस्फोट करती हैं। हेलियोस्फीयर से निकलने वाली विशाल ऊर्जा को ही सौर तूफान कहा जाता है। कई तूफान तो हमें पृथ्वी पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तो ये तो देख लिया हमने सोलर स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट। एक रीजन यहाँ पर एक और बात बताई जाती है रीजन को लेकर के, वो है सोलर फ्लेयर से रिलेटेड। ठीक है, सोलर फ्लेयर के बारे में बात बताई जा रही है कि अचानक से ऊर्जा का अचानक से जो निष्कासन होता है, निर्वासन होता है, उसको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। ये सूरज के धब्बों के पास उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड की अंतर क्रियाओं से पैदा होती है। इन ज्वालाओं के बाद कोरोनल मास इजेक्शन इवेंट की घटना होती है, जिसमें भारी आयनीकृत कणों का प्रस्फोट होता है। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि सोलर फ्लेयर के द्वारा ऊर्जा का अचानक होने वाला निर्वासन है।
अब ये सूरज के धब्बों के पास उसकी ही मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटर क्रिया होती है, इसके चलते चलते ऐसा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आयनीकृत कणों का क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जो प्रकाश की गति से सूरज से बाहर चारों ओर फिर फैल जाते हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। नॉट सो क्वाइट, ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जो कि शांत नहीं रहा है। एनालाइजिंग आइस कोर्स फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, ठीक है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के कोर का यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ जमी है और अंटार्कटिका में जो बर्फ़ जमी है उसके कोर का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। और रिसर्चर ने कुछ ऐसे एविडेंस प्रेजेंट किए हैं ऑफ ए मैसिव सोलर स्टॉर्म के दैट टुक प्लेस 9200 ईयर एगो, ठीक है। सोलर स्टॉर्म यहाँ पर आया था लगभग 9200 साल पहले, ऐसा यहाँ पर कुछ एविडेंस वैज्ञानिकों को मिला है। ड्यूरिंग द सन्स क्वाइट फेज, सन के यदि हम क्वाइट वाले फेज की बात करें, व्हेन फीवर सन स्पॉट एक्टिविटी टेक प्लेस, उस समय में कुछ कुछ सन स्पॉट एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन इज पजलिंग एज सोलर स्टॉर्म आर as यूजली एसोसिएटेड विथ हाई एक्टिविटी। सोलर स्टॉर्म का सीधा सीधा संबंध रहता है हाई एक्टिविटी से, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। साइंस की ही अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। फ्रॉग मतलब मेंढक से रिलेटेड कुछ स्टडी सामने आई है उसको। द न्यू स्टडी डॉक्यूमेंट्स द सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉग स्पीसीज। फ्रॉग स्पीसीज भी जो अपनी आवाज़ निकालते हैं ना, उसको लेकर के क्या रिसर्च किया गया है, ये न्यूज़ में हम देखने वाले। फ्रॉग्स मेक डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स कॉल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब जो फ्रॉग्स रहते हैं वो कुछ डिस्टिंक्ट मतलब होता है एक प्रकार से अलग थलग, आपको अलग ही दिख जाएगी ऐसी आवाज़। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कॉल्स भी करते हैं। कब करते हैं, कॉन्टेक्ट के ऊपर, मतलब कि परिस्थिति के ऊपर इनकी आवाज़ रहती है कि परिस्थिति कैसी उस हिसाब से हम आवाज़ निकालेंगे। फ्रॉग्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल टू सूट डिफरेंट ओकेज़न, ठीक है, अलग अलग ओकेज़न में अलग अलग किस्म की ये आवाज़ें पैदा करते हैं, ऐसा एक नए अध्ययन में पाया गया। इट वॉज नोन दैट बर्ड्स सिंग डिफरेंट सॉन्ग्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली हम ये बात जानते थे कि जो बर्ड्स रहती हैं अलग अलग सॉन्ग गाती हैं डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इतना तो हम जानते ही थे कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग किस्म की आवाज़ें वो लोग निकालते हैं। Yet this kind of behavior has not been documented among the so-called simpler animals, the anurans, frog and toads के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ये जो व्यवहार है ना, ठीक है, अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था एमंग द सो कॉल्ड सिंपलर एनिमल, जिनका नाम है अनुरंस, फ्रॉग एंड टोड्स की स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बंगलुरु एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द जर्नल एनिमल बिहेवियर। सेमेंटिक्स एंड फ्रॉग्स। अब ये सेमेंटिक्स क्या है, सेमेंटिक्स मतलब होता है अर्थ विज्ञान, साहित्य विषय यहाँ पर बताया जा रहा है। सीमेंटिक आल्सो कॉल्ड सेमियोटिक्स या फिर सेमोलॉजी या फिर सीमासियोलॉजी, द फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज। द टर्म इज आल्सो ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश वर्ड फॉर्म द वेरियस डेरिवेटिव ऑफ ग्रीक एंड सेमियम। यहाँ पर आपको कई सारे मीनिंग जानने वाली चीज़ें मिलेंगी, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। आगे बात बताई जा रही है, व्हेन वी ह्यूमंस स्पीक वी यूज़ वर्ड टू बिल्ड अप सेंटेंस, ठीक है, जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ करके हम एक सेंटेंस बना लेते हैं।
only some arrangements of word have meaning and this is what we use. कुछ कुछ अरेंजमेंट ऐसे वर्डों का हम कर रहे हैं, उनका ही कुछ मीनिंग निकल रहा है, दिस इज व्हाट वी यूज, और इनका ही हम यूज करते हैं। यदि उनका कोई अर्थ ही ना निकले तो हम उनका यूज नहीं करते ऐसे वर्डों का। द सेम अपीयर्स टू बी ट्रू ऑफ फ्रॉग्स, ऐसी ही बात हमको देखने को मिलती है मेंढक में, ठीक है। सम typical needs among frogs are to communicate a mating call, to attract a member of the opposite sex and to guard one's territory against other males। अब यहाँ पर कुछ काम की बात बताई जा रही है। अब मेंढक को कुछ ऐसी भी ज़रूरत है कि हमें मेटिंग के लिए मेंढकी को बुलाना भी, अट्रैक्ट भी करना है। इसके अलावा अपनी जो टेरिटरी है वहाँ पर दूसरे को घुसने भी नहीं देना है। It is important that calls given out in such different contexts to be unambiguous, so that both the calling frog and the listening frog understand the difference। अब ऐसा नहीं है कि अब मेंढकी को तो प्यार से बुला रहा है, अब अपनी टेरिटरी में कोई घुस ना जाए उसको भी प्यार से बोल रहा है, दोनों में अंतर तो होना चाहिए ना। इसीलिए अपनी आवाज़ में मेंढक चेंजेस लाता है। बताया जा रहा है हाउएवर फ्रॉग्स हैव ए लिमिटेड रेपोर्टियर, ये वर्ड फिर से आ गया है, इसका उच्चारण में भी थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ हो जाता है। रेपर्टवर, रेपर्टवार, प्रदर्शनों की सूची, मतलब कि वो जो आपको आवाज़ निकाल रहा है उसकी लिस्ट आप समझ लीजिए। उसके पास लिमिटेड लिस्ट है ऑफ नोट्स की, एंड हैंस यूजिंग डिफरेंट नोट्स फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉसिबल। अब मेंढक ज़्यादा आवाज़ें नहीं निकाल पा रहा, उसके पास वर्ड भी कम है, तो वो सेंटेंस उतना ज़्यादा बनाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। वी विश टू एड्रेस वेदर दीज फ्रॉग्स अरेंज देयर नोट्स इनटू सीक्वेंस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब हम ये विश करते हैं कि हम इसको एड्रेस कर पाएंगे कि कैसे फ्रॉग्स अरेंज करता है देयर नोट्स को इनटू सीक्वेंस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट। द ग्रुप स्टडीज टू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, हुमायूंस नाइट फ्रॉग एंड एम्बोली बस फ्रॉग। दो नई प्रजातियों का अध्ययन यहाँ पर हुआ है जिनके नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। टू स्पीसीज, while an Humayuni produce call with two notes, ascending and descending। दो किस्म की आवाज़ ये पैदा करता है, असेंडिंग ऑर्डर वाली और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक बढ़ते क्रम वाला एक घटते क्रम वाला। पी एम्बोली प्रोड्यूस कॉल विथ 6 नोट टाइप, सेस KS Seshadri from Center of Ecological Science IISc Bengaluru, who along with Anand Krishnan of Department of Biology IISER Pune। आगे बताया जा रहा है एन हुमायूनी प्रोड्यूस करता है एक सिंगल असेंडिंग नोट को, असेंडिंग मतलब एक से लेकर के आप 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जा रहे हो, but in the presence of another male of the same species, the individual adds up to 7 descending note to the ascending note। बताया जा रहा है यदि उसको अपने ही समान कोई मेल मेंढक आ गया है तो ये क्या काम कर देगा, उल्टा कर देगा अपनी आवाज़ को। इन कॉन्ट्रास्ट इंडिविजुअल ऑफ पी एम्बोली यूज ए डिफरेंट सेट ऑफ नोट टाइप। पी एम्बोली मेंढक की हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट सेट ऑफ नोट टाइप्स का यूज़ करता है। नोट टाइप 1 से 3 एज क्लासिफाइड बाय द आथर्स, व्हेन एलोन या फिर व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मेल, बट यूज नोट टाइप्स 4 से लेकर के 5 व्हेन एंगेजिंग इन ए फिजिकल फाइट विद अनदर मेल। बताया जा रहा है कि देखो 2 टाइप के ये नोट यूज़ कर रहा है अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, 1 से 3
और 4 से 5 दोनों की अलग अलग कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। When alone और when in the presence of another male but use not, यदि वो अकेला है तो 1 से 3 टाइप की आवाज़ निकालेगा, और यदि उसको लड़ाई करना है तो वो 4 से 5 टाइप का आवाज़ निकालता है। आगे बताया जा रहा है शिखर भाट एंड वरुण सेन, who is now a researcher at University of Cambridge, UK, recorded the calls of N Humayuni in June-July 2019 from roadside stream in अदरावाड़ी एंड मैथन इन महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसकी साउंड को रिकॉर्ड किया था। द कॉल्स ऑफ पी एम्बोली वर रिकॉर्डेड एट सिरसी इन कर्नाटका इन जुलाई 2020। Calls from 19 N Humayuni and 15 P Emboli individual were recorded and used for analyze, ऐसा इसमें बताया जाता है। This is the first study of examine sequence of vocalization in frog। ये इस टाइप का पहला अध्ययन है। ठीक है, वोकलाइजेशन मतलब स्वर उच्चारण, मेंढकों में जो स्वर उच्चारण होता है उसके सीक्वेंस को एग्जामिन करने की ये पहली स्टडी है। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आवर नवल डाटा एनालिसिस मेथड नेम्ड co-occurrence analysis is the first of its kind that is free of assumption about the underlying data and is widely applicable to analyzing vocal sequence of all sort of animals। कुछ और बातें जो कि आप इससे रिलेटेड जान लीजिए। ये जो दोनों ही स्पीसीज है ना अनुरणन की, ये दोनों एंडेमिक के अंतर्गत आ जाती हैं, वेस्टर्न घाट में ये पाई जाती हैं। द टू स्पीसीज वर चूजन इंटेंशनली बिकॉज दे वर कॉमन वेयर दे आर फाउंड एंड बिलोंग टू टू डिस्टेंटली रिलेटेड lineages of अनुरणन। This allowed the researcher to examine if and to what extent the vocalization varied. Ask anyone if they know how frog calls and they will likely to say croak or ribbit. Our work so that anuran go beyond this simplistic. Some of the anurans half the size of our thumb are capable of stringing together sounds with varying level of complexity depending on the context। नॉर्मली आपसे पूछेंगे कि मेंढक कैसी आवाज़ करता है, क्रॉक, रिबिट, ऐसा आप बोलोगे ना, लेकिन बात ऐसी नहीं है, उनमें भी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे यूनिवर्स से रिलेटेड, ये साइंस की न्यूज़ आई है, मैग्नेटार से रिलेटेड हम देखेंगे। जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है मैग्नेट। मैग्नेटार इज ए टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टार। न्यूरॉन स्टार का एक प्रकार होता है मैग्नेटार। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसका एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक फैक्ट आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण, द मैग्नेटिक फील्ड डिके पावर्स द एमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकुलरली एक्सरे एंड गामा रे। बताया जा रहा है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिके है, रेडियो सक्रियता जिसको हम कहते हैं, ये पावर्स करती है द एमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकुलरली एक्सरे और गामा रे की हम बात कर रहे हैं। द थ्योरी रिगार्डिंग दिस ऑब्जेक्ट वाज प्रपोज्ड इन 1992 बाय रॉबर्ट डक्कन एंड क्रिस्टोफर थॉमसन। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में बताया जा रहा है साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है ए ब्लिंकिंग स्टार्स टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। एक स्टार है जो कि ब्लिंक कर रहा है, उसका टोटल अनएक्सपेक्टेड व्यवहार को इन्होंने नोट किया है। द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कुड बी ए स्लो स्पिनिंग मैग्नेटार। और वो जो वस्तु है ना जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो स्पिनिंग होता एक मैग्नेटार हो सकता है। साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड what appears to be an incredibly dense star behaving unlike anything else even
एवर सीन, अभी तक ऐसा हम कभी नहीं देखे जैसे व्यवहार आज देखे। एंड सस्पेक्ट इट माइट बी ए टाइप ऑफ एक्जोटिक एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट whose existence has been only hypothesized until now। और अभी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आखिर वस्तु है क्या चीज। द ऑब्जेक्ट स्पॉटेड यूजिंग द मर्किसन वाइल्डफील्ड एरे टेलीस्कोप इन आउटबैक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक टेलीस्कोप का यहाँ पर यूज़ किया गया जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है, जिसको आप देख सकते हैं, मर्किसन वाइल्डफील्ड एरे टेलीस्कोप। ठीक है, अब एरिया बता दिया गया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अनलीज्ड ह्यूज बर्स्ट ऑफ एनर्जी रफली 3 टाइम पर हावर, 1 घंटे में 3 बार एनर्जी यहाँ पर प्रस्फुटित हो रही है। वैन व्यूड फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग 2 मंथ इन 2018 की बात है। ठीक है, 2 महीने में हमें कुछ देखने को मिला था। पहला ऐसा ज्ञात एग्जाम्पल है। इट मे बी द फर्स्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एन अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। इसको इन्होंने नाम दे दिया है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। दिस इज वेराइटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। इसी के बारे में बात बताई जाती है कि ये न्यूट्रॉन स्टार की एक वेराइटी है। द कॉम्पैक्ट कोलैप्स्ड कोर। ठीक है, ये इसका जो कोर है वो कॉम्पैक्ट है और कोलैप्स्ड है, मतलब कि स्थिर नहीं है, उसमें कैसा हो चुका है, वो फूट चुका है। कोर ऑफ मैसिव स्टार दैट एक्सप्लोडेड एज ए सुपरनोवा, और ये सुपरनोवा की तरह फूटा है बम के धमाके जैसा। दैट इज हाईली मैग्नेटाइज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव है। एंड रोटेट रिलेटिवली स्लो, लेकिन ये घूम रहा है धीरे धीरे। एज अपोज टू फास्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार ऑब्जेक्ट कॉल्ड पल्सार that appear from earth to be blinking on and off within millisecond और second। अब बताया जा रहा है ये तो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार का एक प्रकार रहता है जिसको पल्सार कहते हैं, वो एकदम फास्ट स्पिन करता है। ठीक है, इसको आप अर्थ से भी देख सकते हो, ब्लिंकिंग ऑन एंड ऑफ। ठीक, ब्लिंक बंद हो रहा है चालू हो रहा है मिली सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड में। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है। द ऑब्जेक्ट में बी कंटिन्यूसली बीमिंग स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, ये जो वस्तु है कंटिन्यू हमें बीमिंग कर रही है स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव को। यहाँ पर जो बीमिंग वर्ड आया है इसका वर्ड हम देख लेते हैं। बीमिंग का मतलब होता है प्रकाशमान, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन ये कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव को फ्रॉम इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके नॉर्थ और साउथ पोल से आपको बीमिंग देखने को मिल जाएगी। एज दैट बीम स्वेप्ट थ्रू द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम अर्थ्स वेंटेज पॉइंट, इट अपीयर टू स्विच ऑन एवरी 18 मिनट एंड 11 सेकेंड फॉर अबाउट 30 to 60 सेकेंड। अब इसमें भी आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगा, बंद चालू देखने को मिल रहा है। इसका टाइम पीरियड यहाँ पर बता दिया गया है 18 मिनट 11 सेकेंड फॉर अबाउट 30 to 60 सेकेंड, देन ऑफ अगेन। इतने मिनट तक वो जलेगा और उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। दैट इज अफेक्ट सिमिलर टू ए लाइट हाउस विथ ए रोटेटिंग लाइट दैट सीम टू ब्लिंक ऑन एंड ऑफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ये वाला जो इफेक्ट है वो सिमिलर है किसके, लाइट हाउस के। लाइट हाउस आपको पता ही है, समुद्र के किनारे में इस प्रकार से एक बिल्डिंग टाइप की रहती है। ठीक है, यहाँ पर लाइट जलते रहता ताकि जो जहाज आने वाले हैं उनको डायरेक्शन का पता चल सके। तो जिस प्रकार से ये जो लाइट हाउस है दैट सीम्स टू ब्लिंक ऑन एंड ऑफ, जो कि हमें कभी बंद कभी चालू दिखते हैं। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से ठीक उसी प्रकार से ये भी इसको वैज्ञानिक लोग रिलेट करके देख रहे हैं। इट वॉज फाउंड इन ए ब्रॉडर रिसर्च एफोर्ट मैपिंग सेलेस्टियल सोर्स ऑफ रेडियो वेव। ठीक है, अब इट वॉज फाउंड इन ए ब्रॉडर रिसर्च एफोर्ट, अब कुल मिला के ये
मेजरमेंट कर रहे हैं सेलेस्टियल सोर्सेस ऑफ रेडियो वेव के। मतलब कि अंतरिक्ष में रेडियो वेव का सोर्स है कहाँ से ये ऊर्जा निकल के आ रही है, तो उसको कुल मिला के पता लगाना, उसको मेजरमेंट करने का काम यहाँ पर किया गया। इट इज़ लोकेटेड रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ इन कॉस्मिक टर्म रफली 4200 लाइट ईयर्स अवे, वेयर ए लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ईयर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये वस्तु हमारी धरती से 4200 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स, जिसमें इंक्लूड होता है पल्सार, आर एमंग द यूनिवर्स डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट, एकदम घने पदार्थ हैं। दे आर रफली 12 किलोमीटर डायामीटर, ठीक है, akin to size of a city but with more mass than our sun। बताया जा रहा है डायामीटर तो इनका 12 किलोमीटर रहता है, पल्सार की हम बात कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है, द्रव्यमान है ना, वो सूरज से कई गुना ज़्यादा रहता है। ए न्यूट्रॉन स्टार विद द एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, ए मैग्नेटार, कुड पोटेंशियली पावर द रेडियो पल्सेशन, ठीक है। मैग्नेटार क्या काम करता है, ये पावर करता है रेडियो पल्सेशन को, ऐसा रिसर्चर लोगों का कहना। स्लो विथ एज, एज के बारे में बात बताई जाती। एज फॉर वाई इट्स रोटेशन इज सो स्लो, बहुत धीरे 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 धीरे, बूढ़ा हो गया है क्या इतने धीरे धीरे घूम रहा है। तो इट कुड बी दैट इट इज़ वेरी ओल्ड एंड हैज़ स्लोड ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू Curtin ICRAR, node astrophysicist and study co-author Jaiman Anderson. This is more likely to be the first of its kind rather than one of a kind. एंडरसन का कहना है, देखो एकदम नई चीज़ है जो हम अध्ययन करें। द रिसर्चर हैव नॉट डिटेक्टेड इट्स सिंस 2018, और 2018 के बाद हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो हम अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को यूजिंग मैनी डिफरेंट रेडियो टेलीस्कोप इन द होप इट स्विचेस ऑन अगेन। कुछ दिन चमका था, आज चमकना ही नहीं दिख रहा, तो हम कंटिन्यू इसको देख रहे हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा अपोजिशन एकदम गवर्नमेंट के पीछे ही पड़ गई है जब रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया ने खरीदा था एनएसओ स्पाईवेयर को, ठीक है। स्पाईवेयर के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लीडर को, पत्रकारों को और इनके फ़ोन की हैकिंग करवाई, उनका डाटा चोरी किया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और अब रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ गई है कि सरकार ने इसको खरीदा था। आगे बताया जा रहा है ये जो स्पाईवेयर है ना, इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही बिक्री होती है। इजराइल ने इस कंपनी को बनाया था। सेंटर साइलेंट, कांग्रेस कॉल्स परचेज ऑन एक्ट ऑफ ट्रेसन, ठीक है, टू राइज इशू इन पार्लियामेंट में इस बार फिर ये बात उठने वाली है। A French political storm has erupted over a report in the New York Times that said Indian government had purchased the Pegasus spyware from NSO Group of Israel in July 2017 to carry out targeted surveillance on citizens, ताकि सिटीजन्स के ऊपर ये सर्विलांस कर सके। द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट said the high level visit by Prime Minister Narendra Modi and Benjamin Netanyahu, his Israeli counterpart at the time, and even UN vote on a Palestine organization were part of the larger backroom deal. The revelation just 2 days before the budget session of parliament have provided fresh ammunition to opposition parties to corner the government on spying issues. अभी वैसे भी बजट सेशन चालू होने वाला है, तो अपोजिशन के लिए एक फिर से नया मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट में देख लीजिए क्या लिखा है रिपोर्ट में, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है बिटवीन मोदी और नेतन्याहू हैड वार्न बिकॉज ऑफ देयर अरेंजमेंट फॉर द सेल ऑफ ए पैकेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वीपन्स एंड इंटेलिजेंस गियर वर्थ रफली $2 बिलियन विथ पेगासस एंड ए मिसाइल सिस्टम एज द सेंटर पीसेस। क्या क्या चीज़ें उनके बीच में हुई थी, एक तो पेगासस स्पाईवेयर की खरीदी बिक्री होगी,
इसके अलावा कुछ कुछ मिसाइल सिस्टम हैं। ये सारी चीज़ों की खरीदी बिक्री की बात यहाँ पर मोदी और नेतन्याहू के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले प्रख्यात कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं बंदूक वाला, इनकी डेथ हो गई है, अहमदाबाद की ये खबर आई है। प्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ता रहे हैं और वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी में भौतिकी के पूर्व प्रोफेसर रहे थे। JS बंदूकवाला का शनिवार के दिन वडोदरा में उनके आवास पर निधन हो गया। 77 वर्ष उनकी उम्र है। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल सर्विसेज सिविल लिबर्टी PUCL के प्रमुख प्रोफेसर बंदूकवाला मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। सांप्रदायिकता के ये मुखर आलोचक रहे थे। प्रोफेसर बंदूकवाला ने शहर में शांति और सद्भाव के लिए प्रयास किया था। जब वडोदरा नगर निगम ने शहर में कुछ झुग्गियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने मुसलमानों के घेटोकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस कदम को रंगभेद करार दिया था। यहाँ पर जो घेटोसाइज वर्ड आया जिसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना टू ए पार्टिकुलर एरिया, एक्टिविटी या फिर कैटेगरी को। पार्टिकुलर एक्टिविटी को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उस बात को लेकर के ये वर्ड यूज़ किया गया है जिसका नाम रखा गया है घेटोसाइजेशन। साइंस से ही रिलेट करती एक न्यूज़ आई है, पैरासाइटिक प्लांट फाउंड इन निकोबार इको हॉटस्पॉट। निकोबार हॉटस्पॉट में ये पैरासाइटिक प्लांट पाया गया है। Samptemperus partially depends on its host but also has leaf capable of photosynthesis। ठीक, बताया जा रहा है कि नॉर्मली तो ये जिस पर होस्ट है उस पर निर्भर है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं ना वो भी प्रकाश संश्लेषण का काम कर सकती हैं। ए न्यू जीनस ऑफ पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक प्रजाति का है। पैरासाइटिक प्लांट इज ए प्लांट दैट डेराइव्स सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट। मतलब कि ये जो पौधे हैं ना दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने खाना के लिए, उसी प्रकार का ये पौधा है। ए न्यू जीनस ऑफ पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। द जेनस सेप्टेमरस्थस grows on the plant species Horsfieldia glabra, मतलब ब्लूम वार्म। कहाँ पर ये ग्रो होता है? तो ये होता है हॉर्सफील्डिया ग्लैब्रा पर ग्रो होता है, मतलब इससे ये भोजन प्राप्त करता है। द पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट हैव ए मॉडिफाइड रूट स्ट्रक्चर spread on the stem of tree and are anchored inside bark of the host tree।